Hello students, we have finished the first half of the first chapter. Now we go on with the second half. In the first half, जो first half में मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि उस समय दो कंट्रीज के बीच में, वो है फ्रांस और जर्मनी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और जर्मनी ने जो प्रशिया है उसने एल्सास और लोरेन को कब्जा कर लिया। उस जगह पे कब्जा किया था और वहाँ पे जो अल्सास नाम की एक जगह है जो फ्रांस वहाँ पे रहता था, उसी दौरान उन लोग के ऊपर जो एक गवर्नमेंट ने अभी एक कंपलसरी कर दिया था कि अभी जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाया जाएगा और अभी उनके स्कूल में जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसी से मिस्टर एम हैमिल जो उनको पढ़ाते थे, अभी ये पता चलेगा सेकेंड पार्ट में कि ये लेसन हमें क्या बताना चाहता है। सो वी स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had to put on his fine Sunday clothes, and now I understood. Poor man, यहाँ पे poor man हम मिस्टर हैमिल, that is जो उनके टीचर है एम हैमिल, उनको बोल रहे हैं एंड उसे फ्रांस बोल रहे हैं। Poor man, it was in honor of this last lesson, क्योंकि उसे पता है कि अभी जो पर्शिया है उसने अल्सास और लोरेन के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो उसे अपने ये लास्ट जो चैप्टर है वो क्लास में चलानी पड़ेगी फ्रेंच की। तो उसीलिए उसने he has put on his fine Sunday clothes। संडे क्लोथ्स के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ये होता है कि जब हम नए कपड़े पहनते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोथ्स दैट्स कॉल्ड अ संडे क्लोथ्स, एंड द सेकंड संडे क्लोथ्स इफ यू सी in Catholic religion type, it's like every Sunday when we go to church we always keep wearing the new and the best clothes on Sunday for mass. And now I understood, and he understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. So basically I had told you all first, जो old men थे, that is the mayor, Hauser, the others, जो भी वो स्कूल अटेंड करने आए थे और जो पीछे बैठे थे, तो वो अभी समझ गया फ्रांस की वो क्यों आए थे। वो इसलिए आए थे कि उनके जो टीचर थे मिस एम हैमिल, वो अभी कल से स्कूल नहीं आने वाले हैं, ना वो फ्रेंच पढ़ाने वाले हैं, कि अभी जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाएगा वो है जर्मन लैंग्वेज। तो उन्हें वो एक, जैसे हम बोलते हैं, एक लास्ट टाइम आके उनके ऑनर, उनके रिस्पेक्ट में वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए। कौन इकट्ठा हुए हैं? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, जो पीछे बैठे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। इसका मतलब है जो अभी ओल्ड मैन, जो अभी आए हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो बोल सकते हैं हम, जो बहुत बूढ़े आदमी हैं या दूसरे जो आगे पीछे बैठे हैं, तो वो उन्हें बुरा लगता है। दे वर सॉरी, दे मीन्स वो सब को बुरा लगता है कि दे टू हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि उनके समय पे वो भी स्कूल नहीं गए हैं। एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। थैंकिंग आवर मास्टर का मतलब है फ्रांस सोच है कि उनके तरीके से वो अभी हमारे जो मास्टर है एम हैमिल, उनको वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इट वॉज फॉर देयर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service, और जो 40 साल एम हैमिल ने पढ़ाया उसी स्कूल में, तो उसे एक शुक्रिया अदा के तरीके से या अपनी रिस्पेक्ट, जैसे वो अपनी रिस्पेक्ट बताना चाहते हैं फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे वो रहते हैं फ्रांस में, बेसिकली दो जगह, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो मैप में अल्सास और लोरेन जर्मनी के कब्जे में, प्रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। तो अभी वो बोल रहे कि ये जो जगह पे वो रहते हैं वो भी अभी उनका नहीं है। इट इज नो मोर देयर्स। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. While I was thinking of all this means, जब भी मैं इसके बारे में सोच रहा था, जब फ्रांस इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि क्यों आए, क्यों बैठे, क्या चल रहा है, उसी समय I heard my name called, means मिस एम हैमिल ने, उनके टीचर ने उनका जो नाम है वो लिया। It was my turn to recite. Recite means जब आप कोई, जैसे पोइट्री है, आप उसे रिसाइट करते हो, तो वैसे ही एम हैमिल ने एक टॉपिक दी थी, जहाँ पे फर्स्ट पार्ट
तो अभी हम बोल रहे हैं that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. जैसे मैंने बोला Alsace इस जगह का नाम है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लगता है ये पूरे जगह में ही ट्रबल है। ट्रबल मीन्स परेशानी है कि जब लर्निंग का टाइम होता है, जब पढ़ने का वक्त होता है, तो उनकी आदत है कि वो ये कल करेंगे और इसीलिए पूरी तरीके से वो कर नहीं पाते। ना दोस्त फेलोज, जैसे मैंने आपको बोला था फेलोज जो है ये बेसिकली अभी जिन्होंने कब्जा कर लिया है एल्सेस और लोरेन में, वो है जो सोल्जर्स जिन्होंने कब्जा किया है। तो वो बोल रहे आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू डू, और ये फेलोज जो है, ये जो सोल्जर्स है, वो हमें बाद में बोलेंगे या टॉन्ट जैसे मारेंगे कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। जैसे मैं बोलूँगा आई एम एन इंडियन, तो वैसे फ्रांस के रहने वालों में आप लोग फ्रेंचमैन हो और तो भी आप खुद की भाषा ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, ये ओन लैंग्वेज। वो यही बोलेंगे कि वहाँ के लोग ना खुद अपनी भाषा बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। वो बोलते हैं कि फ्रांस आप खुद ऐसे नहीं हो जो वर्स्ट हो या बुरे हो, हम सब भी इसी नाव में अभी तैर रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट देयर टू पुश योर लव टू लर्न और टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। तो अल्टीमेटली जो एम हैमर है वो ये बोलते हैं फ्रेंड्स को कि आप खुद ही वैसे नहीं हो, हम भी उसके लिए जिम्मेदार है, कि हम भी आपके साथ अगर ये पहले से ही किया होता था कि आपको इतना करना है, ये हम इसे पढ़ना अच्छा होता है, तो शायद ये आपके लिए बेटर होता। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो एम हैमर एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फ्रांस। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred you to put you to work on a farm or at the mills. अभी जो एम हैमर है वो फ्रांस को ये बता रहे हैं कि योर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी इतने एंशियस नहीं है, उनको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। इनफैक्ट वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो उसे फार्म पे भेजे काम के लिए या कोई भी मिल में भेजे कि वो काम करे और पैसे कमा के लेके आए, so as to have a little more money। तो पढ़ना भी है, अगर आपको पढ़ना भी है तो वो साइड में रख के आप दूसरा काम कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सके। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, I did not just give you a holiday। तो अभी जो एम हैमर है, उनके जो फ्रेंच टीचर है, वो भी खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं एंड और मैं I have sent you to water my flowers। वो भी आपने जो जैसे इसकी स्कूल थी, स्कूल के बाजू में जो ओपन गार्डन था, वो काफी टाइम स्टूडेंट्स को वहाँ पे पानी, जो पौधे हैं उसको पानी देने के लिए भेजते थे, और जब उनको फिशिंग के लिए जाना पड़ता था, जैसे उसको इंटरेस्ट होता था फिशिंग के लिए, तो वो स्कूल में हॉलिडे दिया करते थे। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। और एक बात से दूसरे बात पे, दूसरे बात से तीसरे बात, जैसे लोग बातें करते जाते थे उस क्लास के साथ कि उसे पता था ये उसका लास्ट दिन है, तो वैसे ही he went to talk about the French language। और अभी वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, saying it was the most beautiful, वो ये बता रहा है it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। तो क्लास को ये बोल रहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो हमारी मातृभाषा है, वो सबसे प्यारी सुंदर भाषा है और इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड द क्लियरेस्ट, तो बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए अमंग अस, हमारे आप में जो एक छोटी सी हमारी कंट्री, अगर हम हमारे कंट्री में उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, बिकॉज व्हेन people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। key to their prison का मतलब है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर जैसे मैंने आपको, जैसे अभी प्रशिया है जिन्होंने एल्सास लोरेन को अपने कब्जे में कर लिया, अगर इन दोनों को अपनी लैंग्वेज बराबर से नहीं आती है तो वो क्या बन जाते हैं, वो जेल में जैसे हम कैदी है वैसे बन जाते हैं, क्यों लोग यही बोलेंगे कि हम हमारे जगह पे रह के हम
नहीं दिया करता था। And that he had never explained everything with so much patience. वो ये भी कह रहे साथ साथ, जैसे आपको पता है उसके नज़र में एम हैमिल जो है एक बहुत ही स्टर्न, एक स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, तो उसने अभी ये वर्ड यूज किया है कि चलो मैंने तो आज ये केयरफुली एकदम शांति से ही सुना है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उसने इतनी चीज़ें जो एक्सप्लेन की, जो सिखाई है, वो कभी पेशेंस, वो आराम से पेशेंस के साथ नहीं सिखाते। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed almost as if the poor man, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था poor man जो है वो है एम हैमिल, वो poor नहीं है, लेकिन हम poor इसलिए बोल रहे हैं कि अभी उसकी जो लास्ट डे स्कूल में, तो उसे वो कैसे लग रहा है, और उसे he wanted to give us all he knew, मींस उसके पास जितना भी अभी नॉलेज था, जितना भी उनको पता था, कि उसको सब हमें वो देना चाहता था before going away, means before leaving the school, and to put it into our heads at one stroke. One stroke का मतलब है एक ही साथ, एक ही टाइम पे वो सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहता था। After the grammar, we had a lesson in writing, और ग्रामर के बाद अभी आया है a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies, और उस दिन M. Hamill ने नई कॉपीज लाएगी for us, written in beautiful round hand, और उस कॉपी के ऊपर जो फ्रंट पेज है, it was written in a beautiful writing, France Alsace. तो फ्रंट जो बुक होता है उसमें लिखा था France Alsace. They look like little flags floating everywhere in this schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. तो फ्रांस ये बोल रहा है, जब उनको ये बुक मिली तो ऐसे लग रहा था कि वो जो बुक है वो छोटी छोटी फ्रांस के फ्लैग्स के जैसे लग रही है, जो रॉड्स और सब जगह ऐसे लग रहा है जैसे कि वो फ्लोट हो रहा है, और ऐसे लग रहा है फ्रॉम एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, मीन डेस्क के ऊपर से लेके वो पूरी तरह से नीचे जो है वो फ्लैग्स ऐसे फ्लोट हो रही है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. You ought to have seen how everyone set to work. So you see how everybody was at work and how quiet it was. So you ought to have seen everybody means अभी जो सब है, all the students are become very busy with the new books given to them. जो नई बुक्स एम हैमिल ने उनको दी है वो उसमें बिजी हो गए हैं, and everyone are set to work and how quiet it was. अभी वो शांत हो गए, वो सब वो बुक के अंदर अभी लीन हो चुके थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. Since it's a book, so all the kids they took their pen and they started writing something into that book. So it was the sound of the pen. The scratching of the pen means जब हम लिखते हैं तो उसका जो sound है उसको scratching of the pen से compare किया है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. ये beetles जो है छोटी सी एक मच्छर जैसे इंसेक्ट होती है, तो वो ये बता रहा है, फ्रांस ये बोल रहा है कि once some beetles flew in, जब भी वो beetles flying from here to there जब उड़ रहे थे किसी का ध्यान नहीं था। Not even the littlest one, छोटी से छोटी चीज भी वो ध्यान नहीं देते। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. अभी ये who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. अभी ये आगे आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो क्लासरूम में वो बैठे रहते थे एक कॉर्नर मीन्स छत के ऊपर ही कबूतर रहा करते थे, और वो कबूतर जो थे they worked right on tracing their fish hooks. आपको पता है ना बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं यहाँ पे जो होते हैं हुक के जैसे होते हैं, तो फिश हुक का मतलब होता है जब हमको फिशिंग में जाना पड़ता है तो एक फिश हुक होती है ऐसे, और उससे लंबी सी रस्सी होती है, तो वैसे जो पिजन्स के जो क्लॉज होते हैं, ये इसको हम क्लॉज जो होते हैं उसको हम वो फिश हुक के साथ कंपेयर करें। As if it was French too, जैसे वो भी फ्रेंच का कोई लेसन कर रहा है। On the roof the pigeons, जैसे मैंने आपको बताया कूड का मतलब है जो आवाज, जैसे कोई एनिमल साउंड होता है, बर्ड का साउंड होता है, कूड वेरी लो से साउंड किया। And I thought to myself, और उसने अपने आप में सोचा, will they make them sing in German, even the pigeons? इसका मतलब ये है कि अभी जो पर्शिया के सोल्जर्स ने जो कब्जा कर लिया उस जगह पे, तो वो फ्रांस सोच रहे हमें तो अभी फ्रेंच लैंग्वेज तो होने वाली नहीं है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज होने, तो क्या कबूतर को उन लोगों को भी अभी जर्मन में गाना पड़ेगा?
एम हैमिल जो है स्कूल से जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि शायद फ्रांस को ये लग रहा है कि एम हैमिल सब जगह इसलिए देख रहे हैं कि वो अपने जो स्कूल रूम है, जो स्कूल है, वो अपने माइंड में उसको एक यादगिरी के रीत से उसे यहाँ से ले जाए। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 साल तक एम हैमिल उसी क्लासरूम में पढ़ाते थे और उसी जगह पे पढ़ाते थे। With his garden, जो गार्डन थी वो बाहर के तरफ थी, outside the window, and his class in front of him. Just like that. Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Only the desk and the benches. अभी 40 years तक अगर आप एक ही जगह स्कूल में, उसी स्कूल में 40 साल तक अगर वही बेंचेस और वही डेस्क रहेंगे तो वो स्मूथ मीन्स यूज करके वो थोड़े से अनयूज जैसे हो जाते हैं। एंड द वॉलनट ट्री, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट हिंदी में जिसे बोलते हैं हम, वो एक नट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है। तो उसकी जो पेड़ है अभी दैट बिकम टॉलर, लंबी हो गई थी। एंड द हॉप वाइन एक बेल होता है, जैसे आपको पता है बेल की पेड़ जैसे ये लकड़ी है और उससे पूरी तरह लपेट के वो ग्रो होता है। तो जो विंडो है, विंडो के चारों बाजू वो बेल ने अपनी जगह बना ली। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और फ्रांस कि how it must have been his heart to leave it all. मीन्स अभी उनको ये 40 साल की जो बॉन्ड हो चुकी है एक स्कूल के साथ, एक ही जगह के साथ, तो फ्रांस कि पुअर मैन अभी तो उसे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। टू योर हिज सिस्टर, बिकॉज जो स्कूल की रूम थी वो नीचे की तरफ थी और ऊपर जो रूम था वहाँ पे जो ये टीचर थे एम हैमिल वो रहते थे। तो ये बता रहे टू योर हिज सिस्टर, उसकी जो बहन है मूविंग अबाउट इन द रूम, वो यहाँ से मूव हिल रही है, वो पैकिंग कर रही है, तो ट्रंक्स की आवाज आ रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ही उनको कंट्री छोड़ना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट एम हैमिल की इतनी करेज, इतनी ताकत थी कि वो लास्ट तक भी पूरी लेसन शांति से सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग भी हो चुका है। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अभी लेसन हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाय बो बू। अभी जैसे बेबीज बोलते हैं, जैसे हम लोग अगर फोनेटिक साउंड में बोलते हैं अ आ बी बा, सो इन द सेम वे जो बेबीज है एक्चुअली हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे बा बी बाय बो बू। डाउन देयर एट द back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him. और जैसे ये बच्चे जो वो लेटर्स बोल रहे हैं, तो वैसे ही जो हॉसर वहाँ पे आए हुए थे दूसरे ओल्ड विलेजमेन के साथ, जैसे मैंने बताया वो जो पीछे बैठे थे, तो वो अपनी बुक लेके बैठे थे खोल के, और वो भी उनके साथ बोलते जा रहे थे। You could see that he means हॉसर जो थे, too was crying, his voice trembled with emotion. जैसे वो बोल रहे थे वो इमोशन उनके वॉइस में पता चल रहा था। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Means एक तरीके से बच्चों को हंसने भी आ रहा था, एक तरीके से उन लोगों को रोने भी आ रहा था कि जिस टोन में वो बोल रहे थे वो थोड़ी सी फनी लग रही थी। How well I remember it, the last lesson. बोल रहे how well I remember, मैं याद करूँगा that it was the last lesson. All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus, at the same moment, the trumpets of the Persians returning from the drill sounded under our windows. M. Hamil stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. All at once, the church clock struck 12. अभी जो दोपहर के 12 o'clock होते हैं, तभी नॉर्मली जैसे in Christian religion we have that 12 o'clock, sharp 12 o'clock दोपहर को एक बेल बजती है और उसे हम बोलते हैं एंजेलस, जहाँ पे एक छोटी सी प्रार्थना बोली भी जाती है इस टाइम पे। एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल,
ड्रिल जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया एक्सरसाइजिंग, तो उनकी भी एक ड्रिल करने के बाद कि जो ट्रम्पेट की साउंड जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि जब उनकी एक्सरसाइज या ड्रिलिंग होती है तब क्या होता है, वो म्यूजिक के साथ ड्रिलिंग या एक्सरसाइज करते हैं। तो वो ही 12 बजे एंजेलिस बज चुका था। और दूसरी बात, जो पर्शियन सोल्जर्स की जब ड्रिलिंग खत्म हो गई तो ट्रम्पेट जो एक बाजा है उसको हम ट्रम्पेट बोलते हैं, वो भी बजने स्टार्ट हो गया अंडर द विंडो। मींस विंडो से ये आवाजें आ रही थी। एम हैमिल स्टूड अप, जो हैमिल है वो खड़े हो गए कि उसे ये पता ही था कि अभी जो है वो स्कूल का समय भी खत्म हो चुका था। वेरी पेल, पेल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं यू आर लुकिंग वेरी पेल। पेल एक्चुअली इन इंग्लिश मींस योर फेस हैज नॉट गॉट दैट फ्रेशनेस इन यू, यू आर लुकिंग वेरी सैड, बिकॉज आप कुछ या कोई चीज को जब छोड़ दे तो आपके फेस पे वो झलकता है। इन हिज चेयर I never saw him look so tall। और फ्रेंड्स पर मैंने कभी नहीं देखा कि वो इतने टॉल लगे। My friend said but something choked him, he could not go। और जैसे एम हैमिल बोले my friends said he, जब एम हैमिल ने बोला my friends, बिकॉज अभी उसे पता है कि अभी उसे यहाँ से छोड़ना, ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए अभी बोले I बट समथिंग चोक आवाज में अभी वो इतनी बुरी तरह से वो टूट चुके हैं कि उसे पता है कि अभी उसे कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चोक का मतलब है कि वो दुखी है, तो वो आवाज जो है वो बराबर से निकल नहीं, ही कुड नॉट गो ऑन, और अभी वो बोल नहीं पाते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, आपको पता है ब्लैक बोर्ड और चॉक क्या है, एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत लगा के ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उस ब्लैक बोर्ड पे उसने जितने बड़े अक्षरों में लिख सके उतने बड़े अक्षर में उसने लिखा विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, बिकॉज वो अभी फ्रांस को छोड़ के जाने वाले हैं, तो बच्चों के लिए उसने लिखा था बोर्ड पे विवे ला फ्रांस, व्हिच मींस लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, जैसे एक्शन में आपको मैं बता रही हूँ, वो ऐसे रुके बोर्ड की तरफ, ही लीनड हिज हेड, ये हेड को अपने वॉल की तरफ लीन किया, एंड विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बगैर, ही मेड अ जेस्चर टुवर्ड्स विद हिज हैंड्स, जैसे उसको पता है कि अब वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे, वो बिल्कुल टूट चुके हैं, तो वो लीन करके बस बच्चों को उसने इशारा अपने हाथ से कर दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो अभी आपको ये चैप्टर स्कूल इज डिसमिस्ड में, अभी स्कूल खत्म हो चुका है और आप जा सकते हो। सो इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न, आपके ये आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि लास्ट लेसन का मतलब ये था कि इतनी पूरी तरह से वो उस जगह को पर्शिया ने कैद कर दिया था कि जो उनके खुद के जो मातृभाषा थी उसको निकाल के जर्मन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना था, और इसीलिए ये जो एम हैमिल थे, जो टीचर थे फ्रेंच के, उनको ये लास्ट लेसन जो पढ़ाना था लास्ट में फ्रेंच का, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। As I told you all in the first part, I'll be giving you all the PDF after this. In the second part के बाद भी आपको PDF मिलेगा, तो ये स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ कि आप लोग नोटबुक में लिखें कि जब आप स्कूल में वापस आए तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो और आप ये लेसन के थ्रू जा सकते हो। आई नो थोड़े से मीनिंग्स हार्ड भी होते हैं, तो आप उसे भी एक बार देख के लर्न कर सकते हो। एंड स्टे सेफ, स्टे होम।